हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, 50 डेज क्रैश कोर्स में हम लोग अभी तक यूनिट नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिटेल में रिवाइज कर चुके हैं। इस यूनिट के तीनों चैप्टर आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अब अगली जो यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स में, यह है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। नीट में सबसे ज्यादा सवाल इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। करीब 12 से लेकर 18 सवाल इस यूनिट से पूछे जाते हैं और ये यूनिट हमारी सेल यूनिट से रिलेटेड भी है, तो एकदम उसी सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। सेल के बाद हमने जेनेटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग बायोटेक को पढ़ेंगे। तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। अब जेनेटिक्स में अगर हम लोग बात करें तो 3 चैप्टर हमारे पास है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। तो आज हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप ये भी जानते हैं कि एनसीईआरटी ने हर यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। जहां से यूनिट स्टार्ट होती वहीं पर एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है और साइंटिस्ट से क्वेश्चन नीट 25 में भी पूछा गया था। रामदेव मिश्रा के बारे में पूछा गया था, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। साथ ही रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला पॉइंट पूछा गया था। वो जब आप जीएन रामाचंद्रन के बारे में पढ़ते उनसे पहले एक टॉपिक आपको दिया गया, वहां पर एनसीईआरटी लिख के दिया हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को पढ़ने से पहले, रिवाइज करने से पहले बात करेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में। मतलब एक ग्रुप है साइंटिस्ट का जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक। इनके बारे में एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं और हम उन पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की संभावना नीट 2026 में सबसे ज्यादा है। और इसके बाद में जब आप क्रैश कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि क्रैश कोर्स में इस चैप्टर के साथ में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही जो पुराने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 7 है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। 3 चैप्टर यहाँ पर हैं। चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है ये टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे वाटसन एंड क्रिक के बारे में। तो जेम्स डेवी वाटसन पूरा नाम इनका। जन्म हो 1928 में शिकागो में। इन्होंने बीएससी जोलॉजी में ऑब्टेन किया था 1947 में, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ। 1950 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन की। पीएचडी इज द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। और इनका जो थेसिस था वो था द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। हार्ड एक्सरेज उन्हें कहते हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती, यानी एनर्जी ज्यादा होती। बैक्टीरियोफेज उस वायरस को कहा जाता है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। इन्हें कॉमनली बैक्टीरियल वायरस कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया जो वाटसन थे उनकी पीएचडी की थेसिस का क्या नाम था। दिस इज द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। हार्ड एक्सरे मतलब हाई एनर्जी, मतलब वेवलेंथ आप देखो तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया 1953 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने पढ़ा कि 1953 में जॉर्ज पैलेट के द्वारा राइबोसोम भी डिस्कवर किया गया था। साथ ही 1953 में मिलर एक्सपेरिमेंट आया था, जो आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो 1953 में काफी बड़े काम हुए। फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, ये क्रिक का पूरा नाम है, आप क्रिक याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। बॉर्न इन 1916, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। 1937 में इन्होंने बीएससी की डिग्री रिसीव की थी और इन्होंने 1954 में पीएचडी की। और इनकी थीसिस का नाम एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। तो वाटसन की थीसिस का नाम इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन और वाटसन की थीसिस का नाम एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। Crick was made FRS 1959 Fellowship from the Royal Society. The honors of Watson and Crick include, इनको 4 सम्मान या पुरस्कार दिए गए जो आपको याद करने हैं। पहला है जॉन कोलिंस वैरन प्राइज 1959 में दिया गया। लास्कर अवार्ड 1960 में दिया गया। रिसर्च कारपोरेशन प्राइज 1962 में दिया गया एंड नोबेल प्राइज
1962 में दिया गया। वैसे नोबेल प्राइज जो था वो 3 लोगों को दिया गया था डबल हेलिकल मॉडल के लिए, वाटसन, क्रिक और विल्किंस को, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। तो हम लोग चलते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। अब चैप्टर नंबर 4 है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में हम पढ़ते क्या है? जेनेटिक्स में मेनली हम दो चीजों की पढ़ाई करते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा पेरेंट के जो कैरेक्टर होते हैं वो प्रोजनी में पास होते हैं, एंड दिस इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जैसे आप पढ़ते नहीं थे कि ये लोधी वंश है, मुगल वंश है ना, ये मौर्य वंश है, तो ये जो वंश आप पढ़ते थे इसका जो आधार है वो इनहेरिटेंस ही होता है। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। एंड वेरिएशन वो डिग्री है कि प्रोजेनी अपने पेरेंट से कितना अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा से अलग दिखाई देते हो, आप मुझसे अलग दिखाई देते हो, तो अलग दिखाई देना क्या है? वेरिएशन। आपके मम्मी पापा के कैरेक्टर आपके अंदर है, दिस इज इनहेरिटेंस, और आप अपने मम्मी पापा दोनों से अलग दिखाई दे रहे हो, दिस इज वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन तो आपकी फैमिली में ही है, और इन्हीं इनहेरिटेंस और वेरिएशन को मिला के हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स तो आपके घर ही में है, जेनेटिक्स तो ऐसा तोप थोड़ी है। अबे जेनेटिक्स बहुत आसान सी चीज है, यूनिट भले ही कठिन लगती है, लेकिन अगर हमें बेसिक्स पता है तो फिर बहुत आसान हो गया हमारे लिए। घर ही में हमारे जेनेटिक्स हर समय लगा हुआ है। हमारे जो पूर्वज थे वो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें इनके साइंटिफिक बेसिस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हाँ, वेरिएशन का एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा हुआ है, ये बात हमारे पूर्वज जानते थे। कब से? 8000 से 1000 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। 8000 से 1000, क्योंकि बीसी में जो ईयर थे उल्टे चलते थे। अभी एडी चल रहा है, एनो डोमिनी, अब ईयर सीधे चलते हैं। तो यहां पर देखिए आप, जैसे 8000 बीसी से लेकर एक सन तक 8000 साल हो गए, और वहां से 2000 तक अगर हम जाए तो करीब 10,000 साल, और अभी तो आप जानते हैं 2026 चल रहा है। तो करीब 10,000 साल पहले से हमारे पूर्वज ये जानते थे कि वेरिएशन का एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी ने 10,000 नहीं कहा, उसने कहा 8000 से 1000 बीसी। Our ancestor exploited the variation present in wild population of plant and animal। हमारे पूर्वज जो वाइल्ड पॉपुलेशन में जो जंगली जानवर थे, जंगली प्लांट थे, उनमें जो वेरिएशन थी उनको यूज किया। जैसे साहीवाल काऊ, ये इंडियन ब्रीड है काऊ की, और इस साहीवाल काऊ को डेवलप किया गया पंजाब में, किसके द्वारा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन का यूज करके इसको डेवलप किया गया। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद करना है कि साहीवाल काऊ कहां डेवलप किया गया? पंजाब में। कैसे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन के द्वारा। नेचर जब कोई नई जाति बनाता है तो वहां नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है, लेकिन अगर ह्यूमन किसी नई ब्रीड को, किसी नई वेराइटी को डेवलप करता है तो इसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं यहां पर, पहला टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस के 3 नियम दिए थे। पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा नियम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उन्हीं के बारे में यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल, 1822 में इनका जन्म हुआ, 1884 में डेथ हुई। ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। मॉन्क मतलब ये पादरी थे चर्च में। जेनेटिक्स को समझने में जो तरक्की हुई, हेडवे, वो हुई मिड 19th सेंचुरी में, यानी 1850 के आसपास, क्योंकि 1856 में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, और ये पहले ग्रेट जेनेटिसिस्ट थे। मेंडल ने 7 साल तक अपना एक्सपेरिमेंट किया, नीट में पूछा जा चुका है, 1856 से लेकर 1863 तक। और इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो गार्डन पी के ऊपर किया था, जिसको हम पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं, और ये फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मेंडल ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने मटर के 7 कैरेक्टर का यूज किया था। 7 कैरेक्टर इन्होंने लिए थे, तो 7 साल 7 कैरेक्टर।
एक कैरेक्टर में दो अपोजिंग ट्रेट होती जिन्हें कंट्रास्टिंग ट्रेट कहा जाता है। जैसे स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है और इसमें दो ट्रेट हैं, टॉल एंड डॉर्फ। तो टॉल एंड डॉर्फ आर द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो यहां पर कुछ आपको कैरेक्टर और ट्रेट याद भी करने, जैसे स्टेम हाइट इज अ कैरेक्टर और इसमें डोमिनेंट ट्रेट है टॉल और रेसेसिव ट्रेट है डॉर्फ। आप ऐसे भी टॉल डॉर्फ बोलेंगे तो जो पहले बोलेंगे डोमिनेंट ही आप बोलेंगे। सीड शेप में राउंड रिंकल, सीड कलर में येलो ग्रीन हो जाएगा, पॉड कलर में ग्रीन येलो। अभी देखिए ध्यान से, सीड का जो कलर है बेटा उसमें येलो डोमिनेट करता है और ग्रीन रिसेसिव, लेकिन पॉड के कलर में ग्रीन डोमिनेट करता है और व्हाइट सॉरी येलो रिसेसिव होता है। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड या फुल ये डोमिनेंट ट्रेट है और कंस्ट्रिक्टेड सिकुड़ी हुई जो या पिचकी हुई जो फली होती है वो रिसेसिव ट्रेट है। फ्लावर का जो कलर है वो वायलेट और व्हाइट दो ट्रेट हो जाएंगी एंड फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। तो यहां पर ये 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट आपको दिखाई दे रही हैं। यानी आप देखें तो स्टेम बेस एक कैरेक्टर है, सीड बेस दो कैरेक्टर, पॉड बेस दो कैरेक्टर, फ्लावर बेस दो कैरेक्टर, कलर बेस तीन कैरेक्टर हैं, सीड कलर, पॉड कलर, फ्लावर कलर। टोटल कलर मेंडल ने 4 लिए, येलो, ग्रीन, वायलेट एंड व्हाइट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रॉस कराया। इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों का क्रॉस कराया। देखा इन्होंने कि जो F1 जनरेशन है उसमें केवल टॉल प्लांट है और इन टॉल प्लांट की सेल्फिंग करा दी, मतलब टॉल का टॉल के साथ क्रॉस करा दिया। तो देखा F1 F2 में टॉल और ड्वार्फ प्लांट 3:1 के रेशियो में अलग हो गए। अब यहां पर वो लिखा हुआ कि स्टेम बेस एक कैरेक्टर, सीड बेस दो कैरेक्टर, पॉड बेस दो कैरेक्टर एंड फ्लावर बेस दो कैरेक्टर। एंड टोटल कलर की अगर बात करें तो टोटल कलर 4 हैं एंड कलर बेस कैरेक्टर 3 हो जाएंगे। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए और अगर ट्रेट की बात करें तो 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट हो जाएंगे। और इसको ये भी कहते हैं कि भैया मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी सेलेक्ट की। ट्रू ब्रीडिंग को प्योर लाइन भी कहते हैं। तो मेंडल ने 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए, 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ली, 14 प्योर लाइन ली, है ना, 14 वेराइटीज ली। इस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन का क्या मतलब है? ट्रू ब्रीडिंग का यह मतलब है कि मान लो अगर हम ट्रू ब्रीडिंग टॉल ले रहे हैं और इसका क्रॉस, मतलब अगर हम टॉल प्लांट ले रहे हैं और इसका क्रॉस टॉल से करा रहे हैं और अगर इनसे टॉल ही पैदा हो रहा है और फिर उसका क्रॉस टॉल से करा रहे हैं और इनसे फिर टॉल पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब है जो टॉल हमने लिए ट्रू ब्रीडिंग है। यानी अगर कोई ट्रेट हम लेते हैं और उस ट्रेट का उसी ट्रेट से क्रॉस कराते हैं और कई जनरेशन तक हमें वही ट्रेट नजर आता है, तो इसका मतलब वो ट्रेट ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन है। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस फॉर सेवरल जनरेशन। स्टेबल ट्रेट मतलब वही ट्रेट हमें कई पीढ़ियों तक नजर आती है। हाँ, डॉर्फ अगर ले लें तो डॉर्फ का डॉर्फ से क्रॉस करें तो हमें डॉर्फ ही मिलना चाहिए, फिर डॉर्फ से क्रॉस करें तो फिर डॉर्फ मिलना चाहिए, तो डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग हो जाएगा। तो पहली बार बायोलॉजी में मेंडल पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में पहली बार स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का यूज किया था। और मैथमेटिक्स में इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम a+b² का यूज किया था। इन्होंने बड़ा सैंपल साइज लिया, लार्ज सैंपलिंग साइज, और लार्ज सैंपलिंग साइज की वजह से ग्रेटर क्रेडिबिलिटी मिलती है। मतलब इनके नियमों पे आज भी हमें विश्वास है। 1865 में मेंडल ने अपने नियम दिए, 2026 चल रहा है। रफली अगर आप देखें तो 150 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और आज भी मेंडल के जो नियम हैं उतने ही सटीक हैं। क्यों? लार्ज सैंपल साइज की वजह से। अब आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन आपके सिलेबस में, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन आपके सिलेबस में। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब है एक जीन मतलब एक कैरेक्टर। यानी यहां पर हम एक समय में एक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इन्होंने टॉल ट्रू ब्रीडिंग लिया और ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग लिया, दोनों का क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस कराने के बाद इन्होंने देखा कि F1 में हमें 100% टॉल मिलते हैं और फिर उन्होंने टॉल की सेल्फिंग करा दी, यानी टॉल का टॉल से क्रॉस करा दिया। तो इन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में, सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग, इन्होंने देखा कि 75% प्लांट टॉल बने और 25% डॉर्फ बने।
यानी 3:1 के रेशियो में डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं F2 जनरेशन में। मेंडल ने फैक्टर टर्म दिया और फैक्टर के बारे में इन्होंने कहा कि फैक्टर जो होते हैं ये कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। जैसे भाई आप देखो, टॉलनेस है यहाँ पर और ये डॉर्फनेस है, और टॉलनेस और डॉर्फनेस जो है ये अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये कौन लेके जा रहे हैं इन ट्रेट को? मेंडल ने कहा फैक्टर। आज के समय में फैक्टर को हम जीन के नाम से जानते हैं। अब हम कहते हैं कि जो कैरेक्टर उनको जीन कंट्रोल करते हैं, मेंडल ने कहा कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। तो बस फैक्टर की जगह पर अब जीन टर्म आ गया। जीन टर्म जोहानसन ने दिया था, फैक्टर टर्म मेंडल के द्वारा दिया गया। एंड दी जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब माता पिता के कैरेक्टर का बच्चों में जानना, और इनहेरिटेंस का कारण क्या है? जीन। तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यही माता पिता के कैरेक्टर बच्चों में ले जाते हैं। भाई आपके माता पिता की हाइट कैसी है, उनका कलर कैसा है, उसी से आपका कलर और हाइट डिफाइन होगी। तो ये कैरेक्टर आपके मम्मी पापा से आप तक कौन लेके आया? जीन लेके आए हैं। तो जीन इज द बेसिस ऑफ द, या जीन इज द यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, एंड इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वही वंश का आधार है। अब एक नियम हमारे पास है कि वन जीन वन एंजाइम वन कैरेक्टर। मतलब एक जीन जो होता है वो एंजाइम के लिए कोड करता है, और एंजाइम जो होता है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। और एंजाइम तो आप जानते हैं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब चूंकि मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए तो 7 जीन होंगे। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन, तो 7 कैरेक्टर के लिए 7 जीन होंगे। अच्छा, अब जैसे स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है, तो इसके लिए एक जीन है, उसको हमने मान लिया टी जीन। और स्टेम हाइट में 2 ट्रेट हैं, टॉल एंड डॉर्फ। इन ट्रेट को हम फिनोटाइप अब कहते हैं। फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, बाहर से आपका रंग कैसा दिखाई दे रहा है, इसे हम फिनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप निर्भर करता है जीनोटाइप के ऊपर, है ना। तो अब जैसे कि कैरेक्टर, स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर में 2 ट्रेट हैं, वैसे जो टी जीन है इसमें 2 अलील्स हैं। टॉलनेस के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, कैपिटल टी, और डॉर्फनेस के लिए स्मॉल लेटर, स्मॉल टी। ये सब मेंडल ने बताया कि डोमिनेंट ट्रेट के लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे और रिसेसिव ट्रेट के लिए स्मॉल लेटर का यूज किया जाएगा। तो जैसे एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट हैं, वैसे एक जीन में 2 अलील हैं। अलील क्या होते हैं? अलील की अगर हम बात करें तो अलील आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन के 2 अलग अलग रूपों को हम अलील के नाम से जानते हैं। और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर अलील्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के अलील हो जाएंगे। अब चूंकि मटर हो गया, जो पी प्लांट है, हम लोग डिप्लॉयड हैं, तो डिप्लॉयड में एक जीन के 2 अलील जो होंगे वो पेयर के फॉर्म में पाए जाएंगे, जिन्हें हम अलील पेयर या जीनोटाइप के नाम से जानेंगे। अलील पेयर या जीनोटाइप। जैसे 3 अलील पेयर बना सकते हैं आप कैपिटल टी स्मॉल टी को मिला के, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई इसको आप कहेंगे एक और बन सकता है स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन नहीं, ये लिखने का तरीका ही गलत। हमेशा डोमिनेंट वाले अलील को पहले लिखेंगे। तो आप 3 पेयर देख सकते हैं। अब यहां पर देखो आप, तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। जो कैपिटल टी इसमें दोनों अलील सेम है, स्मॉल टी में दोनों अलील सेम है। जब किसी पेयर में दोनों अलील सेम होते तो उसे होमोजाइगस या प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। और जब अलील डिफरेंट होते हैं एक जीन के, तो उसे हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड का नाम देते हैं। अब आप यहां देखते हैं, तो आप देखते हैं कि कैपिटल टी टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी डॉर्फनेस के लिए। तो अब यहां पर देखो, कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी डॉर्फ को। लेकिन जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ आते हैं, तो डोमिनेंट वाला जो है वो एक्सप्रेस करेगा, यानी ये टॉल प्लांट बनेगा। यानी आप ध्यान से देखो, तो टॉल प्लांट होमोजाइगस फॉर्म में भी और हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी है। लेकिन जो रिसेसिव वाला है वो केवल और केवल होमोजाइगस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो यानी एक जीन के 2 अलील होते हैं और 3 अलील पेयर होते हैं। टी जीन के 2 अलील हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और 3 अलील पेयर हैं। और ये 3 अलील पेयर या तो होमोजाइगस होंगे या फिर हेट्रोजाइगस होंगे। अब देखो यहां पर, जैसे
हमने कैपिटल टी स्मॉल टी को हाइब्रिड कहा। अब ये हाइब्रिड एक जीन का है तो इसे आप मोनो हाइब्रिड कह सकते हैं। ये दो जीन का है तो इसे डाई हाइब्रिड कह सकते हैं, और ये तीन जीन का हाइब्रिड है इसलिए इसे ट्राई हाइब्रिड कहते हैं। ये जो लिखा आप देखो, यहां पर दो जीन के अलील हैं, लेकिन इस जीन के दोनों अलील और इस जीन के दोनों अलील सेम है तो इसे आप प्योर लाइन कहेंगे। यहां पर दो जीन हैं लेकिन एक होमोजाइगस फॉर्म में और एक हेटेरोजाइगस, तो इसको मोनोहाइब्रिड आप कहेंगे। चलिए अब गैमीट बनाने की बात कर लेते हैं कि गैमीट कैसे बनाने हैं। तो गैमीट बनाते समय दो बातों का ध्यान रखना है, दो नियम है। पहला, पेरेंट में जितने अलील होंगे गैमीट में उसके आधे होंगे, और दूसरा नियम कहता है कि हर जीन में से एक ही अलील लेंगे और जरूर जरूर लेंगे। जैसे अगर कैपिटल टी से हमें गैमीट बनाने हैं तो पहले तो ये देख लें कितने गैमीट बनेंगे। ये तो है कि कैसे बनेंगे, ये कितने। तो अगर होमोजाइगस है तो उसके नीचे एक लिख देते हैं, हेट्रोजाइगस होता तो उसके नीचे दो लिखते हैं, तो यानी एक ही गैमीट बनेगा। अब देखो गैमीट बनाते समय कहा गया पहला नियम, पेरेंट में जितने अलील होंगे गैमीट में उसके आधे होंगे। तो पेरेंट में दो अलील हैं तो गैमीट में एक हो गया। दूसरा कहा गया कि हर जीन में से एक ही अलील लेंगे और जरूर जरूर लेंगे। यहाँ पर तो एक ही जीन है टी जीन, तो उसका एक अलील ले लिया गया। अब देखो यहाँ पर हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस के नीचे दो लिखते हैं और दो गैमीट यहाँ पर बनेंगे। पेरेंट में जितने अलील होंगे गैमीट में उसके आधे होंगे, तो दो तरह गैमीट आपने बना दी, और एक में कैपिटल टी एक में स्मॉल टी, 50-50% हो गया। अब देखो यहाँ पर दो जीन है, चार अलील हैं, तो आप देखो ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस, तो इसके नीचे एक एक आपने लिखा और मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब यहाँ पर एक ही गैमीट बनेगा। पेरेंट में जितने अलील हैं कितने, चार, तो गैमीट में उसके आधे होंगे, दो, और हर जीन में से केवल एक ही अलील लेना है। तो यहाँ पर दो जीन है, इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई नहीं बनाना, और ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ लोग कहेंगे दो गैमीट ऐसे बना दो, कैपिटल आर बना दो और कैपिटल वाई बना दो, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि नियम पहला क्या कहता है, पेरेंट में जितने अलील होंगे गैमीट में उसके आधे होंगे। तो पेरेंट में चार है तो गैमीट में दो दो होने चाहिए, यहाँ पर एक एक बना दिया, ये गलत तरीका है। और जेनेटिक्स में सबसे बड़ी समस्या यही कि गैमीट ही बनाने नहीं आते हैं। गैमीट नहीं बना सकते तो कुछ नहीं कर सकते, फिर खत्म, टाटा बाय बाय। तो सबसे तो यही सीखना, इसलिए जेनेटिक्स आती नहीं है कि गैमीट ही बनाना नहीं जानते हैं। कितने गैमीट बनेंगे और कैसे बनेंगे जानना बहुत जरूरी है। जैसे इससे कितने बनेंगे पहले ये जान लेते हैं। तो कितने बनाने के लिए कहा, हेट्रोजाइगस तो उसके नीचे दो लिखो, होमोजाइगस के नीचे एक लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ नहीं देना है। मल्टीप्लाई किया, दो तरह गैमीट आए। अब पेरेंट में जितने अलील हैं, पेरेंट में कितने अलील हैं, छह, तो गैमीट में तीन ही होंगे। और पेरेंट हर जीन में से एक ही अलील लेना, तो देखो एक बनाया हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, और एक बनाया यहां से स्मॉल ई, कैपिटल बी, कैपिटल डी, 50-50% दो बन गए। इसमें देखो हेट्रोजाइगस है तो नीचे दो लिखा, इसके नीचे दो लिखा, चार तरह गैमीट बन गए। अब चार ये तो बना नहीं सकते हो, गलत तरीका है, क्योंकि पेरेंट में जितने गैमीट हैं अलील हैं गैमीट में उसके आधे होंगे। यहां तो आपने एक एक रख दिया तो ये गलत हो गया, ये चार बनेंगे। कैपिटल आर के साथ एक, हर जीन में से केवल एक ही अलील उठाना है और जरूर जरूर लेना है। तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, बस बन गए। ये सब नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए, एक बार आप ट्राई भी करना बनाने के लिए इनको। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दिस इज क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डॉर्फ। देखिए यहां पर टॉल और डॉर्फ प्लांट लिया गया, दोनों होमोजाइगस यानी प्योर लिए गए और फिर इनके गैमीट बनाए गए। अब गैमीट बनाना आप सीख चुके हैं, तो यहाँ से कैपिटल टी बना, यहाँ से स्मॉल टी बना, और फिर फर्टिलाइजेशन कर दिया गया। फर्टिलाइजेशन किया गया तो इधर से कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी आया, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी आप जानते हैं टॉल होता, और 100% टॉल मिला F1 में। इसकी सेल्फिंग करा दी गई, मतलब जैसा ये प्लांट है वैसा ही प्लांट और ले लिया, और सेल्फिंग कराने के लिए हम फिर से गैमीट बनाएंगे। अब यहां से आप जानते हैं हेट्रोजाइगस तो दो तरह गैमीट, और यहाँ से दो तरह गैमीट। अब दो दो गैमीट बन गए तो फिर पनेट स्क्वायर बना लेंगे। पनेट स्क्वायर में जो गैमीट होते हैं उनको लेफ्ट कॉलम और टॉप रो पे लिखा जाता है, और ये लिखने के बाद हमने ये फ्यूजन कराया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिनोटाइप रेशियो है वो 3 टॉल हमें मिल रहा है और एक डॉर्फ मिल रहा है, 3:1। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में याद करना है कि F2 जनरेशन में डोमिनेंट और रिसेसिव का रेशियो 3:1 आता है, ये नहीं कि टॉल डॉर्फ का रेशियो याद किया है।
डोमिनेंट रेसेसिव का रेशियो। क्योंकि एग्जाम में स्टेम हाइट जरूरी तो नहीं कि पूछे, आपसे पूछेगा कि बताओ सीड कलर में बताओ कि सीड का कलर हमने कैरेक्टर लिया है F2 जनरेशन में, येलो ग्रीन का रेशियो बताओ, तो 3:1 वहां भी आएगा क्योंकि ग्रीन येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। पॉड कलर में कह दे येलो ग्रीन का रेशियो बताओ तो 1:3 आएगा क्योंकि वहां पर ग्रीन डोमिनेट करता है, तो येलो ग्रीन वहां कहेगा तो 1:3 करोगे आप। तो ये जो रेशियो दिखाई दे रहा है 3:1 का रेशियो है। जीनोटाइप का रेशियो अगर आप देखें तो जीनोटाइप 3 तरह के हैं, कैपिटल टी ये वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी दो हैं और एक स्मॉल टी, यानी इन तीनों का जो रेशियो है 1:2 आता है। 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, ये दो जो है हेट्रोजाइगस हैं और 1 होमोजाइगस रेसेसिव। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रेसेसिव का रेशियो 1:2 आता, मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो अलग अलग आते हैं। पनेट स्क्वायर को ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनॉल्ड सी पनेट ने डेवलप किया था। नीट में 2 बार सवाल पूछा गया है और इस पनेट स्क्वायर का हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी। फिनोटाइप तो हमें नजर आता है, जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, गैमीट फॉर्मेशन करने के लिए, इन सब के लिए हम पनेट स्क्वायर का यूज करते हैं। चलिए, अब F2 जनरेशन में हमने देखा कि भैया जीनोटिपिक रेशियो 1:1 का आता है और जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 3:1 का आता है। और जीनोटिपिक रेशियो को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन के द्वारा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम जानते हैं a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, a की जगह हमने ax ले लिया और b की जगह हमने by ले लिया। तो ax प्लस by टू द होल स्क्वायर, जहां पर जो a और b है ये है प्रोबेबिलिटी, संभावना, और जो x और y है ये है अलील्स। तो कैपिटल टी या स्मॉल टी होने की जो संभावना है, यहां पर आप देखो कैपिटल टी या स्मॉल टी के होने की जो संभावना है किसी गैमीट के अंदर वो 50%, 1/2 है। तो इसलिए हम ए और बी की जो वैल्यू है 1/2 पुट कर देंगे और ये देखो ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/2 और एक्स और वाई अलील को बताते हैं, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया। और जब इसका स्क्वायर हम लेके सॉल्व करते हैं तो हमें वही 1/4, 1/2, 1/4, इसको 4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1:1 का रेशियो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस की जरूरत क्यों पड़ती है उसको समझते हैं। अगर हमें जीनोटाइप पता है तो हम फिनोटाइप बता सकते हैं। जैसे हमें पता है स्मॉल टी तो आपने कहा डॉर्फ, कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी डॉर्फ। अब उल्टा करके देखो, अब मैं आपसे कहूं कि भैया डॉर्फ प्लांट है, इसका जीनोटाइप बताओ, तो आप बता लोगे स्मॉल टी। लेकिन अगर हम कहूं टॉल का जीनोटाइप बताओ, तो टॉल या तो होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा। ये टॉल प्लांट है, बताओ इसका जीनोटाइप क्या होगा, नहीं बता सकते क्योंकि या तो ये होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा, ये अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये कैलकुलेट करेंगे कैसे, टेस्ट क्रॉस से। तो टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, क्योंकि हम डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता नहीं लगा सकते केवल देखकर, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका क्या समझते हैं जरा देखो। पहले तो ये समझो कि पेरेंट हम लेते हैं दो, कैपिटल टी, ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ। इनका जो F1 है, अगर F1 का क्रॉस पेरेंट से करा दें दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। बैक जनरेशन में जाके करा रहे हैं ना। अगर F1 का क्रॉस हम डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं तो इसे कहते हैं आउट क्रॉस। और अगर हम F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप के जीनोटाइप को समझने के लिए, बताने के लिए हम टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। और एग्जाम में करना क्या है आपको, अच्छा ये भी कह सकते हैं कि ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस बट ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉसेस बिकॉज सम बैक क्रॉसेस आर द आउट क्रॉसेस। वो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप का पता लगाने के लिए यूज करते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप का। और टेस्ट क्रॉस में ऑर्गेनिज्म का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से कराया जाता है, ठीक है, रेसेसिव पेरेंट से। तो अब यहां पर टेस्ट क्रॉस को अलग अलग तरीके से पूछा गया। F1 का क्रॉस स्मॉल टी से, या F1 का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से, या F2 का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से, दैट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में आपको ध्यान क्या रखना है
एग्जाम में आपको रिजल्ट बताया जाएगा, आपको इंटरप्रिटेशन करना है। तो आपको बस सिंपली ध्यान रखना है कि अगर रिजल्ट में कहा गया कि हमने कोई क्रॉस कराया और उसमें हमने टेस्ट क्रॉस करा और 100% डोमिनेंट मिले, इसका मतलब जो अननोन फिनोटाइप है वो होमोजाइगस है, सॉरी अननोन जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है। और अगर 50% डोमिनेंट आ रहे हैं, 50% रिसेसिव आ रहे हैं, तो अननोन जो जीनोटाइप हो हेट्रोजाइगस होगा। दैट्स ऑल। इससे आपके टेस्ट क्रॉस के सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो भी हमने पढ़ा है, उसके आधार पे मेंडल ने दो लॉ या प्रिंसिपल प्रपोज की। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में तीन बातें कही गई। पहली बात, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। डिस्क्रीट मतलब स्वतंत्र। फैक्टर अकर इन पेयर, जिन्हें हम अलील पेयर के नाम से जानते हैं। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, यानी हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है, वन अलील डोमिनेट द अदर। बिल्कुल, ये तीनों बातें हमें पता है, ये मेंडल ने कहा और नीट में सवाल भी यहां से पूछा गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस दो बातें एक्सप्लेन करता है। नंबर वन, expression of only one trait in F1 and both the trait in F2। F1 में केवल एक ट्रेट नजर आती है और F2 में दोनों। टॉल डॉर्फ का क्रॉस करा, F1 में केवल टॉल और F2 में डॉर्फ और टॉल दोनों नजर आते हैं। 3:1 फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम अभी जो एक्सेप्शन सीखेंगे इसी पॉइंट से सीखेंगे। F2 में अगर फिनोटाइप रेशियो 3:1 आ रहा है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है, नहीं आ रहा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और ये कहता है कि अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, यानी अलील कभी मिक्स नहीं होते हैं। भले वो एक जनरेशन तक कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे उनको मौका मिलता है गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। Alleles are segregated during gametogenesis, गैमेट फॉर्मेशन के समय, and hence only one allele of a pair is transmitted to a gamete। ये आप देख सकते हैं यहां पर कैपिटल टी से एक ही तरह के गैमेट बनते हैं, लेकिन जब हेट्रोजाइगस फॉर्म में दो डिफरेंट अलील हैं तो वहां पर दो तरह के गैमेट बनते हैं, यानी एलील एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो एक्सेप्शन हमारे पास है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। मेंडल के तीन नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में केवल एक्सेप्शन नहीं है, बाकी दोनों नियम में एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन सिलेबस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है, दैट इज लिंकेज। तो अभी हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है फ्लावर कलर ऑफ एंटीराइनम, जिसे आप स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहते हैं। तीन बातें पहले, अगर F1 दोनों पेरेंट में किसी एक की तरह, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस। जैसे टॉल डॉर्फ का क्रॉस कराया, F1 टॉल एक पेरेंट की तरह। When F1 resemble both parent, this is codominance. When F1 does not resemble either of the parent, this is incomplete dominance। जैसे रेड और व्हाइट का क्रॉस कराएं और F1 पिंक आ गया, दोनों पेरेंट में किसी की तरह नहीं, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो F1 दोनों पेरेंट में किसी की तरह नहीं है। ये देखो, रेड लिया गया, व्हाइट लिया गया, गैमीट बनाए गए, क्रॉस कराया गया, और F1 कैसा होना चाहिए था, रेड होना चाहिए, लेकिन F1 आ गया पिंक। तो F1 दोनों पेरेंट में किसी की तरह नहीं है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेल्फिंग कराई गई, सेल्फिंग कराने के बाद वही दो दो तरह गैमेट बन गए और फिर पनेट स्क्वायर बनाए गए। और यहां पर आप देखिए तो फिनोटाइप का रेशियो, पहले तो जीनोटाइप का रेशियो देखिए, जीनोटाइप का जो रेशियो 1:1 आ रहा है, और ऐसा ही मेंडल ने बताया था। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो उन्होंने पी प्लांट पे किया था, उसमें भी जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 ही आया था। लेकिन मेंडल ने फिनोटाइप का रेशियो क्या निकाला था, 3:1 F2 जनरेशन में। लेकिन यहां फिनोटाइप का रेशियो रेड पिंक व्हाइट का 1:2:1 आया है, यानी फिनोटाइप रेशियो डेविएट कर गया। जीनोटाइप रेशियो तो एग्जैक्टली वही जो मेंडल ने निकाला था, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो डेविएट कर गया। और आप तो जानते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है F2 जनरेशन में 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। अब यहाँ F2 जनरेशन में 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो नहीं आ रहा है,
मतलब यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं, मतलब दिस इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिकॉज F1 does not resemble either of the parent. अब एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, इसका जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया उसमें सीधे आपको यह ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ स्नैपड्रैगन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सीन ड्यू टू, उसका कारण हो सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम, मतलब एंजाइम या तो बेकार बना या फिर बना ही नहीं, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। कोडोमिनेंस में कह रहे हैं कि व्हेन F1 रिजेंबल बोथ द पेरेंट, कोडोमिनेंस का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। तो चलिए देखते हैं जरा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इस हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसको एक जीन कंट्रोल करता है जिसे आई जीन कहते हैं, और आई जीन हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 पे लोकेटेड है। अभी जो आई जीन होता है इसके 3 अलील होते हैं, नॉर्मली एक जीन के 2 अलील होते हैं, लेकिन आई जीन के 3 अलील हैं, आई ए, आई बी एंड आई। और चूंकि एक जीन के 3 अलील हो गए, अगर किसी एक जीन के 2 से ज्यादा अलील होंगे, दैट इज द केस ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म। तो ये मल्टीपल अलील का भी एग्जाम्पल है बीओ ब्लड ग्रुपिंग। पूछा गया नीट में सवाल, आई ए शुगर बनाता है या ए एंटीजन बनाता है, आई बी बी शुगर या बी एंटीजन बनाता है, और जो आई है वो कोई भी शुगर नहीं बनाता है। अब आई ए और आई बी जो है ये डिफरेंट टाइप की शुगर बना रहे हैं, लेकिन अलील आई कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और जैसी शुगर होगी वैसा ब्लड ग्रुप होगा। ये जो शुगर या एंटीजन है ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पे है, ये हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियो में। तो अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ए शुगर है तो ए ब्लड ग्रुप, बी शुगर है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों शुगर अगर हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई शुगर नहीं तो ओ ब्लड ग्रुप। 4 कंडीशन पॉसिबल है। ठीक, अब जरा समझिए, हमारे पास हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारे पास एक जीन के 2 अलील होंगे। जो ब्लड ग्रुपिंग है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, उसमें 3 अलील हैं, लेकिन हम तो डिप्लॉयड हैं तो हमारे पास 2 ही अलील होंगे, और 2 अलील में एक अलील मम्मा से आएगा और एक पापा से आएगा। तो वही यहाँ लिखा है कि अलील फ्रॉम पेरेंट 1, ये मम्मा या पापा कुछ भी हो जाएंगे, और ये अलील फ्रॉम पेरेंट 2 दूसरे, है ना। तो अगर एक पेरेंट से आई ए आया, दूसरे से आई ए आया, तो जीनोटाइप कैसा बना बच्चे का, आई ए आई ए। और आप तो जानते हैं आई ए से ए शुगर बनती है, और ए शुगर मतलब ए ब्लड ग्रुप हो गया, फिनोटाइप। आई ए और आई अगर साथ में है तो आई ए डोमिनेट करेगा, क्योंकि आई कोई शुगर बनाता नहीं, आई ए शुगर बनाएगा, और ए शुगर मतलब ए ब्लड ग्रुप। अगर आई बी है तो फिर बी ब्लड ग्रुप, आई बी आई है तो इसका मतलब ये डोमिनेंस का केस है, ये भी डोमिनेंस का केस है, तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा क्योंकि आई बी शुगर बना देगा। अगर आई आई आ गए तो कोई शुगर नहीं बनेगी, ओ ब्लड ग्रुप, और अगर आई बी आ गए तो दोनों अपनी शुगर बनाएंगे, इससे ए शुगर इससे बी शुगर, और दोनों शुगर एक्सप्रेस करेंगी, ए बी ब्लड ग्रुप बन गई। यानी जब आई ए और आई बी साथ में आएंगे तब को डोमिनेंस का केस बनेगा, तब ए बी ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां से आप ये भी देखिए कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एक जीन है, आई जीन, अलील 3 है, और अगर अलील पेयर या जीनोटाइप आप देखें तो 6 बन रहे हैं, फिनोटाइप 4 बन रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप है वही फिनोटाइप है। और यहां से आप ये देखिए कि जो ओ है वो केवल होमोजाइगस है, ए बी केवल हेट्रोजाइगस है, लेकिन ए और बी ब्लड ग्रुप होमोजाइगस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी। देखो ए ब्लड ग्रुप होमोजाइगस हो गया, ए ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस हो गया, बी ब्लड ग्रुप होमोजाइगस हो गया, और बी ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस हो गया। तो इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो नीट में पूछे जाते हैं। तो 1 जीन 3 अलील 4 फिनोटाइप ब्लड ग्रुप एंड 6 जीनोटाइप यानी अलील पेयर। मल्टीपल अलील तब आपको मिलेंगे जब आप पॉपुलेशन स्टडी करेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम 2 ही अलील संभव हो सकते हैं। तो मल्टीपल एलील आपको तभी मिलेगा जब आप पॉपुलेशन स्टडी करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सिखाया गया कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कहा गया कि फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो पहले आप उनका जीनोटाइप लिख लो। ए बी में तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी आई बी, और ओ में एक ही पॉसिबिलिटी आई, फिर इनके गैमीट बना लो। हेट्रोजाइगस है तो 2 तरह के गैमीट बनेंगे, और होमोजाइगस है तो एक ही तरह के गैमीट बनेंगे। गैमीट को फ्यूज करा के और एक जीनोटाइप बनाइए यानी ए ब्लड ग्रुप, और दूसरा जीनोटाइप यानी बी ब्लड ग्रुप। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सोज, ये डोमिनेंस भी शो करता है जब आई ए आई के साथ हो या आई बी आई के साथ हो।
ये कोडोमिनेंस शो करता है, यानी जब आई भी साथ में हो। और ये मल्टीपल एलील का भी केस है, क्योंकि एक जीन के दो से ज्यादा यानी 3 एलील यहाँ पर है। ठीक है, नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन कभी कभी एक जीन कई कैरेक्टर कंट्रोल करता है। दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, ये भी सिलेबस में है। और ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। कभी कभी मेनी जीन, एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये भी सिलेबस में। तो प्लियोट्रॉपी वन जीन मेनी कैरेक्टर एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेनी जीन वन कैरेक्टर। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, भाई ये मटर का दाना है जो हम लोग खाते हैं और उसके अंदर स्टार्च के ग्रेन है, एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन दैट इज कॉल्ड बी जीन। तो मटर में स्टार्च सिंथेसिस को बी जीन कंट्रोल करता है और बी जीन के दो एलील होते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखो यहां पर जो कैपिटल बी है, ठीक है, कैपिटल बी ये राउंड सीड प्रोड्यूस करता है, और स्मॉल बी जो है रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस करता है। इनका जब क्रॉस कराया गया तो आप देखो गैमीट बनाया गया, और गैमीट बनाने का फ्यूजन कराया गया, कैपिटल बी स्मॉल बी बना। और कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा है, राउंड। सेल्फिंग कराई गई, और सेल्फिंग कराने के बाद पनेट स्क्वायर बनाया गया। तो यहाँ पर राउंड और रिंकल्ड, अगर आप देखो राउंड एंड रिंकल्ड, तो 3:1 का रेशियो मिल रहा है, मतलब ये डोमिनेंस होकर, यानी सीड शेप के हिसाब से ये डोमिनेंस का केस हो गया, क्योंकि F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 आ रहा है। लेकिन इन्हीं सीड के अंदर जब स्टार्च ग्रेन देखते हैं तो कैपिटल बी जीनोटाइप में लार्ज स्टार्च ग्रेन है। इस जो स्मॉल बी उसमें स्मॉल स्टार्च ग्रेन है। अब सोचो कि कैपिटल बी में कैसे स्टार्च ग्रेन होने चाहिए, लार्ज, लेकिन इंटरमीडिएट हो गए। और आप जान रहे हैं कि अगर F1 दोनों पेरेंट में किसी की तरह नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस अगर सीड शेप को देखो तो राउंड रिंकल था और राउंड बना, यानी यहां डोमिनेंस हो गया। अब जब सेल्फिंग कराई गई तो सेल्फिंग कराने के बाद आप देखो तो यहां पर लार्ज ग्रेन भी हैं, इंटरमीडिएट दो हैं और स्मॉल भी हैं। यानी स्टार्च ग्रेन साइज अगर आप देखो तो 3 तरह के हैं, यानी 1:1 का रेशियो आया। फिनोटाइप का आना कितना चाहिए था, 3:1। अगर F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 आता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होता। नहीं आया, मतलब यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं, मतलब ये एक्सेप्शन हो गया। तो स्टार्च ग्रेन साइज इन पी, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। और जीन एक ही बी जीन, और वो दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, सीड शेप एंड स्टार्च ग्रेन साइज। वन जीन more than one character, that is the case of pleiotropy। तो प्लियोट्रॉपी बी जीन कंट्रोल 2 कैरेक्टर, सीड शेप के हिसाब से डोमिनेंस और स्टार्च ग्रेन साइज के हिसाब से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी बी जीन प्लियोट्रॉपी शो कर रहा है, डोमिनेंस शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो भी कर रहा है जब हम डोमिनेंस की बात करते हैं, एंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस जब हम स्टार्च ग्रेन साइज की बात करते हैं। तो इतना कुछ एक जीन शो कर रहा है। इसलिए ये कहते हैं कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। डोमिनेंस किसी जीन का स्वतंत्र गुण नहीं है। अगर डोमिनेंस जीन का गुण होता तो फिर स्टार्च ग्रेन साइज में भी बी जीन डोमिनेंस शो करता, क्योंकि सीड शेप में वो डोमिनेंस शो कर रहा है। लेकिन डोमिनेंस जीन का स्वतंत्र गुण नहीं है, ये और भी फैक्टर पर निर्भर करता है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, मतलब हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन डाइहाइब्रिड क्रॉस, यहां पर हम एक समय में दो कैरेक्टर लेंगे, यानी दो जीन की बात करेंगे, और दो कैरेक्टर यहां पर हमारे पास है सीड शेप एंड सीड कलर। दो कैरेक्टर दो जीन। अब सीड शेप एक कैरेक्टर हो गया तो इसके दो ट्रेट हैं, राउंड एंड रिंकल्ड, और सीड कलर की बात करें तो इसमें दो ट्रेट हैं, येलो एंड ग्रीन। एकदम वही तरीका, हमने पेरेंट लिए राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, गैमीट बनाए, फ्यूजन कराया, F1 मिला, और F1 आप देखो तो F1 राउंड येलो है, एक पेरेंट की तरह, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां एप्लीकेबल हो रहा है, डोमिनेंस हो रहा है यहां पर, क्योंकि F1 रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट, यानी डोमिनेंस हो गया। सेल्फिंग कराई गई, अब सेल्फिंग कराने के लिए वही गैमीट बनाया गया, चार चार गैमीट बने तो पनेट स्क्वायर बनाया, यहां पर फ्यूजन कराया गया, 16 प्रोजिनी बनेंगे। 16 प्रोजिनी में जब फिनोटिपिक रेशियो चेक करेंगे तो राउंड येलो 9 आएंगे, मतलब दोनों डोमिनेंट, राउंड ग्रीन 3, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, रिंकल्ड येलो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव 3, और दोनों रिसेसिव 1। तो 9:3:3:1 का रेशियो आया,
और 4 तरह के फिनोटाइप आए हैं। लिए कितने फिनोटाइप थे? 2, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, और फिनोटाइप मिले कितने? 4। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ये तो पेरेंट की तरह हैं, लेकिन राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो तो नॉन पेरेंटल हो गए, यानी पेरेंटल टाइप यहां 10 बने और नॉन पेरेंटल 6। अच्छा, राउंड अगर आप देखो तो राउंड सीट कितने हैं? राउंड 9 ये हो गए और राउंड ये 3, 9 3 12। रिंकल्ड आप देखो तो 3 और 1 4, यानी राउंड और रिंकल्ड का रेशियो अगर निकालो तो 12 4 है 3:1। यानी अगर एक ट्रेड को आप यहां भी देखें तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप का रेशियो 3:1 है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है। इसी तरह अगर येलो ग्रीन का रेशियो आप देखो तो येलो कितने हैं? 9 ये और ये 3 येलो 12, ग्रीन 3 ये हो गए और 1 ग्रीन ये हो गए, यानी 12 4 और 12 4 मतलब 3:1 का रेशियो। यानी एक ट्रेड के लिए अगर एक करेक्टर के लिए यहां भी आप बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल हो रहा है। बाइनोमियल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3:1 का अगर होल स्क्वायर हम निकालें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 राउंड 1 रिंकल्ड एंड 3 येलो 1 ग्रीन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वही रेशियो आ रहा है जो कि मेंडल ने यहां पर बताया था। तो मेंडल के द्वारा जो मैथमेटिक्स का यूज किया गया था एकदम सही था, भले उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनको यह तरीका समझ में नहीं आया। ठीक है, अब पेरेंटल टाइप की बात करते हैं। F2 जनरेशन में पेरेंटल या नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप 10 है 16 में से। परसेंटेज के हिसाब देखें तो 62.5%। नॉन पेरेंटल यानी जो पेरेंट से अलग तरह के बने उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट टाइप कहते हैं, 16 में से 6 यानी 37.5%। अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखें तो वहां पर हमने टॉल डॉर्फ लिए, F1 में सारे टॉल और F2 में टॉल डॉर्फ, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कोई भी F2 में नॉन पेरेंटल टाइप नहीं, 100% पेरेंटल। लेकिन जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में आते हैं तो पेरेंटल टाइप 62.5% बचे, 100 नहीं मिल रहे हैं। नॉन पेरेंटल हमें मिले 37.5 ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यहाँ रिकॉम्बिनेंट टाइप क्यों मिल रहे हैं तो आप कहेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए कम से कम 2 जीन चाहिए, 2 करेक्टर चाहिए, और वहां तो एक ही जीन था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी होगा जब कम से कम 2 जीन होंगे। तो यहां पर F2 जनरेशन में कह रहे हैं कि जीनोटिपिक रेशियो, तो ये 1:1:4 2:1:1 यानी 9 टाइप के जीनोटाइप मिलते हैं और 4 टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं। जबकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 2 तरह के फिनोटाइप मिलते हैं और 3 तरह के जीनोटाइप मिलते हैं। ये सब कैसे निकालोगे? कैलकुलेट टोटल नंबर इन F2 जनरेशन। टोटल नंबर फॉर्मूला मेंडेलियन इनहेरिटेंस के लिए और टोटल नंबर कैलकुलेट करने के लिए, जैसे टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप टू द पावर n लगाओगे, जहां पर n इज द नंबर ऑफ जीन। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो जीन 1 होगा, डाई हाइब्रिड में 2 होगा, ट्राई हाइब्रिड में 3 होगा। तो अगर आप फिनोटाइप निकालना चाहते हैं तो देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 2 की पावर 1 लिखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 फिनोटाइप बनते हैं टॉल डॉर्फ F2 में। ट्राई हाइब्रिड डाई हाइब्रिड में जाओगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, ट्राई हाइब्रिड में 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 टू द पावर n। तो मोनो हाइब्रिड में 3 की पावर 1, डाई हाइब्रिड में 3 की पावर 2, ट्राई हाइब्रिड में 3 की पावर 3। तो 3 यहाँ बने, यहाँ 9 बने, यहाँ 27 बने, और आपने पढ़ा भी। मोनो हाइब्रिड में 3 तरह के जीनोटाइप और डाई हाइब्रिड में 9 तरह। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनिया जाइगोट 4 टू द पावर n। तो मोनो हाइब्रिड में 4 तरह के जीनो 4 टोटल प्रोजेनिया जीनोटाइप बनते हैं F2 जनरेशन। पर स्क्वायर में 4 बने थे, डाई हाइब्रिड में आपको 16 बने थे, और ट्राई हाइब्रिड है नहीं लेकिन याद करना चाहो मतलब फॉर्मूले से, और आसान भी फॉर्मूले। फिनोटाइप टू द पावर n, जीनोटाइप 3 की पावर n, और जाइगोट या प्रोजेनी का जो नंबर है वो 4 टू द पावर n आ जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है, और ये कहता है कि व्हेन टू पेयर ऑफ फैक्टर आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ फैक्टर। इसका सीधा मतलब वो जो गैमीट फॉर्मेशन बताया था ना कि गैमीट बनाना सीखें, एकदम वही बस है ये। तो बच्चों 50 डेज क्रैश कोर्स में हम लोग बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, और उसका सेकंड पार्ट हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमने बात की थी कि जो मेंडल है इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, 1856 से 1863 तक।
और मेंडल ने अपने लॉस को पब्लिश किया इन द ईयर 1865। तो तरीका है कि 56 से शुरू किया और इसको उल्टा कर दो तो 65 बन जाएगा। मेंडल का जो वर्क है वो अनरिकॉग्नाइज रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया सन 1900 तक। उसके चार कारण थे। नंबर वन, पहला कारण था कम्युनिकेशन उन दिनों में आसान नहीं था और मेंडल का जो काम है बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि फैक्टर स्टेबल होते हैं और डिस्क्रीट यूनिट होते हैं। तो दूसरे साइंटिस्ट ने कहा अगर फैक्टर स्टेबल होते हैं तो फिर वेरिएशन कहां से आती है, व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएशन। और इसका जवाब मेंडल नहीं दे पाए क्योंकि मेंडल ने केवल इनहेरिटेंस के नियम दिए थे। इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया जो कि एकदम नया था, पहली बार था बायोलॉजी में, और उनके समय के दूसरे वैज्ञानिकों को यह तरीका पसंद नहीं आया। और फैक्टर किससे बने होते हैं इसके बारे में मेंडल नहीं बता पाए। आज हम जानते हैं कि फैक्टर ही जीन है, जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। लेकिन मेंडल ने 1865 में जब अपने नियमों को पब्लिश किया था उस समय डीएनए की खोज ही नहीं हुई थी। डीएनए की खोज हुई 1869 में फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। तो जब डीएनए के बारे में पता नहीं था तो मेंडल कैसे बता सकते। तो ये चार कारण हो गए। सन 1900 में मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी हुई। तीन साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन सेरमार्क, इन तीनों ने इंडिपेंडेंट रिसर्च करके मेंडल के नियमों को रीडिस्कवर किया और 1902 में क्रोमोसोम के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर लिया गया मियोसिस के दौरान। साटन एंड बॉवेरी ने कहा कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो जीन के बिहेवियर की तरह होता है। कैसे? दोनों पेयर में पाए जाते हैं। जीन का पेयर अलील पेयर होता है और क्रोमोसोम का पेयर होमोलॉगस पेयर होता है। दोनों सेग्रीगेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के समय और एक पेयर में से गैमीट में केवल एक ही ट्रांसमिट होता है, चाहे वो क्रोमोसोम हो चाहे वो जीन हो। और बोथ शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी शो करते हैं। अब करें कि दो अलील जो होते हैं अलील पेयर के, ठीक है, एक जीन के जो दो अलील्स होते हैं वो लोकेटेड होते होमोलॉगस साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस साइट ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं तो एक जीन के जो दो अलील हैं कैपिटल ए स्मॉल ए वो आमने सामने एकदम होमोलॉगस साइट पर पाए जाएंगे। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एंड हेंस दे शो पैरेलल बिहेवियर। जीन क्रोमोसोम के ऊपर ही पाए जाते हैं इसलिए दोनों का बिहेवियर पैरेलल होता है। साटन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोम के मूवमेंट के द्वारा मेंडल के नियमों को एक्सप्लेन किया और इसके लिए उन्होंने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय साटन एंड बॉवेरी एंड दिस थ्योरी वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय द टीएच मॉर्गन, जिन्होंने टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट किया गया, इसके 5 कारण आपको बताए गए। पहला, इनको सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लैब में ग्रो करा सकते हैं, कोई बहुत स्पेशल मीडियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, ये लाइफ साइकिल को 14 डेज में यानी 2 वीक में कंप्लीट कर लेते हैं। मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, आसानी से आप इनमें अंतर कर सकते हैं। सिंगल मेटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनती हैं, लार्ज सैंपल साइज मतलब ग्रेटर क्रेडिबिलिटी आएगी। और इनमें कई सारी ऐसी हेरिडिटरी यानी जेनेटिक वेरिएशन होती हैं जिन्हें लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दो वेरिएशन आपको ध्यान रखनी है, बॉडी कलर एंड आई कलर। मेल के केस में जो बॉडी कलर है वो ब्राउन है और फीमेल में येलो है। मेल में आई कलर रेड है और फीमेल में व्हाइट है। इसके ये पॉइंट हो गया हमारा। अब आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी। आपको मैंने 3 बातें बताई थी कि नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन अगर एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करे दिस इज प्लियोट्रॉपी, और अगर कई जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करे दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेनी जीन मतलब एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें। एग्जांपल ह्यूमन हाइट एंड ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन ए बी सी, और 3 जीन है तो इनके दो दो अलील हो जाएंगे, 3 डोमिनेंट अलील और 3 रिसेसिव अलील। जो डोमिनेंट अलील है वो ज्यादा मेलानिन बनाते हैं जिससे डार्क कलर आता है, और जो रिसेसिव अलील है ये लेस मेलानिन बनाते हैं जिससे लाइट स्किन कलर प्रोड्यूस होता है। अब एक पर्सन में 3 जीन के 6 अलील हो जाएंगे और ये 6 के 6 अगर डोमिनेंट है तो डार्केस्ट स्किन कलर निग्रो कहेंगे। अगर सारे रिसेसिव हो गए मतलब ये लाइटेस्ट स्किन कलर होगा,
और अगर 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव है तो इंटरमीडिएट स्किन कलर बनेगा। एलील का इफेक्ट यहाँ पर एडिटिव होता है, ऐड होता है, जुड़ता है। क्योंकि अगर आप मेंडल के इनहेरिटेंस के हिसाब से देखें तो मेंडल के इनहेरिटेंस के हिसाब से कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल और कैपिटल स्मॉल ए का फिनोटाइप सेम होना चाहिए। कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल। कैपिटल बी और कैपिटल बी मेंडेलियन इनहेरिटेंस में सेम होता है। कैपिटल सी स्मॉल सी मेंडेलियन इनहेरिटेंस में सेम होता है, लेकिन यहां देखो अलग है। यहां पहला वाला जो जीनोटाइप है वो डार्केस्ट स्किन कलर देता है और दूसरा वाला जो इंटरमीडिएट देता है, क्योंकि एलील का इफेक्ट ऐड होता है। कैपिटल ए डार्क ज्यादा मेलेनिन बनाता है और ये कैपिटल ए ज्यादा मेलेनिन बनाता है, दोनों का इफेक्ट ऐड हो गया और ज्यादा काला। और फिर ये और मिलेनिन, ये और मिलेनिन, ये और मिलेनिन, ये और मिलेनिन, 6 के 6 मिलेनिन बना, सबका इफेक्ट ऐड हो गया, एकदम कलुआ बन गया। यहां पर इसने ज्यादा मेलेनिन बनाया, इसने कम बनाया, दोनों का इफेक्ट ऐड हुआ तो थोड़ा सा कलर लाइट हो गया। तो इसलिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एलील का इफेक्ट ऐड होता केवल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में। नॉर्मल इनहेरिटेंस में आप देखते हैं कि इसका और इसका इफेक्ट सेम है, इसका और इसका इफेक्ट सेम, लेकिन पॉलीजेनिक में इसका और इसका इफेक्ट सेम नहीं है। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। भाई धूप में अगर आप ज्यादा घूमते हैं तो आपका कलर डार्क हो जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का प्रभाव भी पड़ा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। प्लियोट्रॉपी वन जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर, एक जीन कई कैरेक्टर प्रभावित कर रहा है, जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया एक बीमारी है, दिस इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, नॉर्मली समझो पहले, फिनाइल अलेनिन एक अमीनो एसिड, इस अमीनो एसिड को फिनाइल अलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टायरोसिन में बदलता है और टायरोसिन मेलानिन प्रोड्यूस करता है। अब इस एंजाइम को बनाने वाला एक जीन होगा। फिनाइलकीटोन्यूरिया नाम की बीमारी में पर्सन में जीन डिफेक्टिव हो जाता है, जीन म्यूटेशन हो गया, जिससे एंजाइम नहीं बना। एंजाइम नहीं तो फिनाइल एलानिन फिनाइल पायरुविक एसिड में बदलेगा और फिनाइल पायरुविक एसिड का पुअर एब्जॉर्प्शन होगा किडनी से, जिससे यूरिन में एक्सक्रीट होगा। साथ ही फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में कुमुलेट होगा, जिससे मेंटल रिटार्डेशन होगा। साथ ही रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन एंड रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन, क्योंकि मेलानिन ही तो हमारी स्किन और हेयर को कलर देता है। जब वो बनेगा ही नहीं, टायरोसिन ही नहीं बनेगा तो मेलानिन नहीं बनेगा, स्किन और हेयर का कलर नहीं आएगा। यानी आप देखो एक जीन अफेक्ट हुआ और कैरेक्टर कई सारे अफेक्ट हो गए। तो वन जीन मेनी कैरेक्टर, दिस इज प्लियोट्रॉपी फिनाइलकीटोन्यूरिया। कारण क्या है, कारण है कि जो जीन है, जो जीन डिफेक्टिव हुआ वो किसी मेटाबॉलिक पाथवे को प्रभावित कर रहा है। मेटाबॉलिक पाथवे इज मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन। अगर सोचो यहाँ पे जीवन अगर डिफेक्टिव हो गया तो यहाँ बी नहीं बनेगा, और बी नहीं बनेगा तो कैरेक्टर 1 अफेक्ट हो जाएगा, और बी नहीं बनेगा तो डी नहीं बनेगा, कैरेक्टर 2 अफेक्ट हो जाएगा। एफ नहीं बनेगा तो कैरेक्टर 3 अफेक्ट हो जाएगा, एच नहीं बनेगा तो कैरेक्टर 4 अफेक्ट हो जाएगा। जीन 1 ही डिफेक्टिव हुआ लेकिन 4 कैरेक्टर अफेक्ट हो गए, यानी जीन का प्रभाव मेटाबॉलिक पाथवे पे है, इसलिए प्लियोट्रॉपी हो रही है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है लिंकेज के बारे में जिन्होंने बताया, ये मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। कैसे समझिए जरा, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इन्होंने 2 कैरेक्टर लिए, बॉडी कलर आई कलर। जैसे मेंडल ने लिया था सीड कलर सीड शेप, इन्होंने बॉडी कलर आई कलर। मेल में बॉडी कलर ब्राउन और येलो बॉडी कलर फीमेल में, मेल में आई कलर रेड और फीमेल में व्हाइट। याद करना है, यानी मेल ब्राउन बॉडीड रेड आइड और फीमेल येलो बॉडीड और व्हाइट आइड, इनका क्रॉस कराएंगे, F1 बना। सेल्फिंग कराएंगे, F2 बना, और F2 में फिनोटाइप का रेशियो 9331 नहीं आया। अगर आता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होता, नहीं आया तो एप्लीकेबल नहीं है। या फिर हम कहें कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब एप्लीकेबल होगा जब F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप 62.5% हो या रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.5%। देखिए जरा, ये जो 2 जीन लिए, 2 कैरेक्टर हैं यहाँ पर, आई कलर बॉडी कलर, और इन कैरेक्टर के जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते, ये मॉर्गन और उनका ग्रुप जानता था। 2 क्रॉस इन्होंने बताए। क्रॉस ए में 2 जीन लिए गए, वाई एंड डब्ल्यू, येलो एंड व्हाइट, और
इनका इन जीन को लेके जब क्रॉस कराया गया तो F1 मिला, सेल्फिंग कराई गई, F2 मिला, और F2 में पेरेंटल टाइप 98.7% और रिकॉम्बिनेंट 100 में से घटा लो तो पता चल जाएगा 1.3%। यानी आप देखो यहाँ पर पेरेंटल टाइप 62.5% नहीं मिल रहे, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है। क्रॉस बी में इन्होंने कहा कि डब्लू व्हाइट एंड मिनिएचर जीन एम, वो डब्लू और एम के बीच जब क्रॉस कराया गया तो F1 मिला, सेल्फिंग कराई गई, F2 मिला, और F2 में पेरेंटल टाइप 62.8%, रिकॉम्बिनेंट 37.2%। पेरेंटल आने कितने चाहिए? 62.5 अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ 62.8 आया, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं, मतलब ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, और इसको इन्होंने लिंकेज के द्वारा समझाया। तो ये आपको याद करना है। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट का जो परसेंटेज होता है, यही जीन के बीच की डिस्टेंस होती है सेंटीमॉर्गन में। यानी एग्जाम में पूछेगा Y और W के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1.3 सेंटीमॉर्गन, और W और M के बीच की डिस्टेंस कितनी? 37.2 सेंटीमॉर्गन। फ्रीक्वेंसी जो रिकॉम्बिनेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी है, जिसका परसेंटेज है, इसी को अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने यूज किया था जीन के बीच की दूरी को समझाने के लिए। अब जो लिंकेज होता है, ये जीन के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली रिलेटेड होता है। यानी डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो लिंकेज कम हो जाएगा। देखो डिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा है 37.2, तो लिंकेज कम हो गया, मतलब पेरेंटल टाइप कम हो गया। यहाँ डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा, पेरेंटल टाइप ज्यादा हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि Y और W के बीच लिंकेज ज्यादा है W और M की तुलना में। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर देन W एंड M। डिस्टेंस जितनी कम होगी, लिंकेज उतना ज्यादा होगा। ये जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टर्म है, ये दोनों ही टर्म मॉर्गन के द्वारा दिए गए। इन्होंने लिंकेज टर्म दिया था फिजिकल एसोसिएशन को डिफाइन करने के लिए, कि अगर दो जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं तो फिर वो एक साथ रहना चाहते हैं, और उस केस में पेरेंटल टाइप का जो परसेंटेज होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो बढ़ जाती है। मॉर्गन ने रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया नॉन पेरेंटल यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप को डिफाइन करने के लिए। लिंकेज पेरेंटल टाइप के आप समझ सकते हैं कि पेरेंटल टाइप ज्यादा मतलब लिंकेज ज्यादा, और रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। लिंकेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। अल्फ्रेड स्टर्टिवेन ने जेनेटिक मैप बनाया था, मॉर्गन के स्टूडेंट थे, और इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के द्वारा एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन के बीच की डिस्टेंस को पता लगाने का जो तरीका है वो विकसित किया था। सेंटीमॉर्गन यूज करते हैं। एक सेंटीमॉर्गन 1% क्रॉसिंग ओवर या 1% रिकॉम्बिनेंट टाइप को बताता है। जेनेटिक मैप का यूज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी किया गया, जो हम लोग अगले डे में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, बहुत पूछा जाता है। हेंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1891 में इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया, और इन्होंने देखा कि 50% स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें एक स्ट्रक्चर नजर आता, 50% में स्ट्रक्चर नहीं नजर आता है। इन्होंने इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी नाम दिया हेंकिंग ने, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए। दूसरे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये जो एक्स बॉडी एक्चुअली एक क्रोमोसोम है, और चूंकि एक्स नाम रख दिया था हेंकिंग ने, इसलिए इसी का नाम एक्स क्रोमोसोम पड़ा। तो हेंकिंग ने एक्स बॉडी टर्म दिया, लेकिन ये उसके सिग्निफिकेंस को नहीं बता पाए। दूसरे साइंटिस्ट ने बताया कि भैया ये एक्स क्रोमोसोम है। ह्यूमन में हम जानते हैं 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर क्रोमोसोम है, जिनमें से 22 पेयर यानी जिनको आप ऑटोसोम कहते हो, मेल और फीमेल में सेम होते हैं। ऑटोसोम 44 ऑटोसोम यानी 22 पेयर। एक पेयर अलग होता है जिसे हम हेट्रोसोम, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मेल में एक्स वाई और फीमेल में ये एक्स एक्स होता है। वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की तुलना में काफी छोटा होता है, और इसीलिए वाई क्रोमोसोम पे जीन का नंबर सबसे कम होता है 231। क्रोमोसोमल और जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, चार मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है। एक्सओ, एक्सवाई, जेडब्ल्यू एंड हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक्सओ टाइप की जो मैकेनिज्म मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में, एक ये सवाल हो गया। ग्रास हॉपर पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सओ टाइप की मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो जो मेल होता है, मेल में हमेशा क्रोमोसोम का नंबर फीमेल की तुलना में एक कम होगा। मेल दो तरीके के गैमीट बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। 50% में एक्स बॉडी होगी और 50% में नहीं होगी, उसके लिए 0 लिखा गया है।
जो फीमेल है वो सारे एग एक जैसे बनाएगी, सब में एक्स क्रोमोसोम होंगे। अगर एक्स क्रोमोसोम रखने वाला स्पर्म एक्स से फ्यूज करेगा तो फिर फीमेल बनेगी, और अगर विदाउट एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स से फ्यूज करेगा तो मेल का फॉर्मेशन होगा। जो कि मेल दो तरीके के गैमीट बना रहा है, इसलिए दिस इज द केस ऑफ मेल हेट्रोगैमिटी। और जो हेट्रोगैमिटी होगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा, यानी एक्सओ मैकेनिज्म में मेल सेक्स को डिटरमाइन करेगा। फीमेल एक ही तरह के गैमीट बना रहे, इसलिए ये फीमेल होमोगैमिटी का केस कहलाएगा। एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ये ज्यादातर मैमल में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। साथ ही ड्रोसोफिला ये है इंसेक्ट, लेकिन इसमें एक्स वाई मैकेनिज्म पाई जाती है। और यहां आप देख सकते हैं मेल में, ह्यूमन के केस में आप देखो तो 46 क्रोमोसोम है, 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई। फीमेल में 44 ऑटोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स। अब चूंकि मेल हेट्रोजाइगस है, इसलिए दो तरीके के गैमीट बना, 50% में एक्स क्रोमोसोम, 50% में वाई। फीमेल होमोजाइगस है तो एक ही तरह के एग बना रही, सभी एग में एक्स क्रोमोसोम ही होगा। अब अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स से फ्यूज करेगा तो फीमेल, और वाई क्रोमोसोम वाला फ्यूज करेगा तो मेल बनेगा। और चूंकि मेल दो तरीके के गैमीट बना रहा है, इसलिए मेल हेट्रोगैमिटी का केस है। और जो हेट्रोगैमिटी होगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा, यानी ह्यूमन के केस में मेल यानी फादर सेक्स को डिटरमाइन करता है, स्पर्म, नॉट फीमेल। जबकि हमारे देश में फीमेल को ब्लेम किया जाता है लड़कियां पैदा करने के लिए, लेकिन गलती किसकी है? किसी की नहीं। ये नहीं कि पापा की गलती निकाल दी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जो कि फीमेल एक ही तरह के बना रही, इसलिए दिस इज द केस ऑफ फीमेल होमोगैमिटी। जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड में पाया जाता है, और बर्ड के जो कोई भी एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जा सकते और पूछे जाते हैं, नियोफ्रॉन, पेवो, चिक, एप्टेनोडाइट, जिसको आप पेंगुइन कहते हैं। नियोफ्रॉन इज द वल्चर, ये पिकॉक हो गया, तो कोई भी नाम एग्जाम में दे सकता है। यहाँ पर मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड जेड से ऑटोसोम के अलावा, और फीमेल को जेड डब्ल्यू से। अब देखो मेल यहाँ पर होमोजाइगस है तो एक ही तरह के स्पर्म बनाएगा, लेकिन फीमेल हेट्रोजाइगस तो दो तरह के एक बनाएगी, 50% में जेड और 50% में डब्ल्यू क्रोमोसोम। अगर अगर जेड क्रोमोसोम वाला एग स्पर्म से फ्यूज करेगा तो मेल बनेगा, और अगर डब्ल्यू क्रोमोसोम वाला एग स्पर्म से फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगी। यानी यहां पर फीमेल दो तरह के एग बना रही, दिस इज फीमेल हेट्रोगैमिटी, यानी फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करेगी। दिस इज द केस ऑफ मेल होमोगैमिटी। एक्सओ एंड एक्स वाई जो मैकेनिज्म है वो मेल हेट्रोगैमिटी के केस है, जेड डब्ल्यू फीमेल हेट्रोगैमिटी का केस बन जाएगा। चौथा हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हनी बी में, एपिस इंडिका में पाई जाएगी। और यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट, यानी यहां पर जो क्रोमोसोम है उनके टाइप पर नहीं निर्भर है, क्रोमोसोम के सेट पर निर्भर है। जैसे अगर हम एन कह रहे हैं मतलब एक सेट हैप्लॉइड, 2n मतलब दो सेट, 3n मतलब तीन सेट। तो हैप्लॉइड मतलब एक सेट क्रोमोसोम का, डिप्लॉइड मतलब दो सेट, और ट्रिप्लॉइड मतलब तीन सेट। हनी बी की अगर हम बात करें तो सोशल इंसेक्ट है, इसकी जो कॉलोनी है वो सोसाइटी है, और उसमें तीन तरह के इंडिविजुअल होते हैं। क्वीन जो कि फर्टाइल फीमेल है, इसमें डिप्लॉइड नंबर दो सेट क्रोमोसोम के होते हैं 32। वर्कर स्टेराइल फीमेल है, ये डिप्लॉइड होती है, दो सेट होते हैं 32 क्रोमोसोम। ड्रोन फर्टाइल मेल है, हैप्लॉइड होते हैं, एक सेट क्रोमोसोम का है, 16 क्रोमोसोम। तो ये पहले ध्यान रखना है। n इज द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये सेट यहां लिखा हुआ है। अब यहां पर जरा कहानी समझते हैं। जो मेल है वो हैप्लॉइड है, उसके पास 16 क्रोमोसोम है। जो क्वीन है डिप्लॉइड है, 2n 32 क्रोमोसोम है। मेल गैमीट यानी स्पर्म बनाता है माइटोसिस के द्वारा, क्योंकि एन में आप जानते हैं मियोसिस हो नहीं सकती, पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो मेल प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोसिस, और माइटोसिस आप जानते हैं क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं करती, तो स्पर्म में 16 क्रोमोसोम। फीमेल प्रोड्यूस गैमीट बाय मियोसिस, और मियोसिस नंबर को आधा कर देता है, तो एग में 16 क्रोमोसोम आ जाते हैं। अब अगर एग और स्पर्म फ्यूज हो गए तो फिर 2n बन गए। 2n मतलब कि डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड मतलब फीमेल यानी क्वीन या वर्कर बन जाएगी। लेकिन अगर एक बिना फर्टिलाइजेशन के नया जीव बना दे, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस, और पार्थिनोजेनेसिस से मेल बनेगा, क्योंकि मेल में 16 ही क्रोमोसोम होते हैं। यानी यहां पर फीमेल का फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन के द्वारा, और मेल पार्थिनोजेनेसिस से बनेगा। फिर आप देखो अगली जनरेशन में हम चलते हैं, तो मेल ने फिर माइटोसिस करके गैमीट बनाया, और फीमेल ने, क्वीन ने मियोसिस करके एग बनाया,
और एग फर्टिलाइज हो गया स्पर्म के साथ में, तो फिर अगली जनरेशन आ गई, फीमेल बन गई और पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा मेल बन गया। अब अगर इस मेल को देखें आप, इस मेल को, तो इस मेल की ये मम्मा हो गई, इस मेल की ये मम्मा हो गई, और इसकी मम्मा अगर आप देखें, इसकी मम्मा है ये, लेकिन इस मेल का कोई फादर नहीं है, क्योंकि मेल केवल और केवल एग से बन रहा है। यानी यहां पर अगर आप देखें तो मेल, ये जो मेल है ना, इसकी केवल मम्मा है, इसका कोई पापा नहीं है। इस लड़की को अगर आप देखें तो इस लड़की का ये पापा है और ये मम्मा है। यानी हैप्लोडिप्लॉयड टाइप की मैकेनिज्म हनी बी में फादर और सन नहीं होते हैं, मतलब फादर सन जैसी कोई रिलेशन नहीं है। इस लड़के का कोई पापा नहीं है, तो इस लड़के का कोई बेटा नहीं है। हाँ, इस लड़के की ये बेटी है, इस बेटी का ये पापा है, इस बेटी का ये पापा है, ये लड़का इसकी ये मम्मा है, लेकिन इस लड़के का कोई पापा नहीं है। लेकिन इस लड़के का ये ग्रैंड फादर है और इसका ये ग्रैंड सन है। क्योंकि सोचो, अगर ये ग्रैंड फादर ना होते तो ये लड़की भी ना होती, और ये लड़की ना होती तो ये ग्रैंड सन भी नहीं होते। यानी हैप्लोडिप्लॉयड मैकेनिज्म में फादर और सन नहीं होते हैं, लेकिन ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन होते हैं। तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये लाइन एनसीईआरटी में लिख के दी गई और यहां से हम एक्सप्लेन कर भी सकते हैं इस बात को। देयर आर नो सन फादर रिलेशनशिप, है ना, लेकिन ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन होते हैं। अब चलते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, सबसे लास्ट टॉपिक। म्यूटेशन का मतलब ऑल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए में अगर कोई बदलाव हो रहा है, इसी को हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। और अगर डीएनए में चेंज हो रहा है मतलब जीन में चेंज हो रहा है, मतलब जीनोटाइप में चेंज हो रहा है, मतलब फिनोटाइप में चेंज हो रहा है। ये जो म्यूटेशन है ये डीएनए में वेरिएशन का एक कारण है। वैसे वेरिएशन का एक कारण और आप जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो 8000 से 1000 बीसी से हमारे पूर्वज जानते हैं। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेशन जिसे आप कहते हैं, म्यूटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जब इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे तो वहां पर वेरिएशन के कारण आपको बताए जाएंगे, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये सब वेरिएशन के कारण है। तो म्यूटेशन भी वेरिएशन का एक कारण है। अब अगर डीएनए में कोई चेंज होता है, डीएनए में कोई बेस लॉस होता है या गेन होता है ना, तो लॉस या गेन की वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है एंड अल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मेलिटीज नोन एज क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल, जिन्हें कार्सिनोजेनिक सेल कहा जाता है। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगले चैप्टर में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करेंगे जेनेटिक कोड के साथ में। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, एक बेस पेयर अगर बदल जाता तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया, अभी डिटेल में बात करेंगे। म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट को म्यूटाजन कहते हैं, जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब फिजिकल म्यूटाजन है। कि बेंजीन की बात करें, केमिकल म्यूटाजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ह्यूमन जेनेटिक्स यहां से अब आगे शुरू हो रही है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में पहले जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं। ऐसे डिसऑर्डर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस बनाते हैं। क्या है ये? अगर हम किसी फैमिली में कई जनरेशन तक किसी कैरेक्टर, किसी बीमारी, किसी ट्रेट की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ह्यूमन में कंट्रोल क्रॉस पॉसिबल नहीं है, जो मटर में या ड्रोसोफिला में पॉसिबल है। पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर ट्रेट की हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं एक फैमिली में। पेडिग्री में सिंबल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत नीट में आते हैं। तो अगर स्क्वायर बना है तो ये मेल हो जाएगा, सर्कल फीमेल, अनस्पेसिफाइड अगर सेक्स है तो फिर बर्फी यानी काजू कतली बनाएंगे, डायमंड शेप। अगर डार्क कर दिया गया तो अफेक्टेड है, बीमार हो गए, और अगर लाइट कलर है तो इसका मतलब अनअफेक्टेड हो जाएंगे। जैसे यहां पर अगर ब्रैकेट के अंदर यहां पर देखो अनस्पेसिफाइड सेक्स है और 3 लिख दिया, मतलब 3 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। यहां से मेल फीमेल नहीं पता चल रहा है। 5 लिख के डार्क कर दिया तो 5 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आ गए। मेल फीमेल को एक लाइन से जोड़ा तो मेटिंग को बताएगा, और अगर 2 लाइन से जोड़ दिया तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव यानी कंसेंजीनियस मेटिंग, बहुत पूछा गया है। इसे समरक्त विवाह कहते हैं, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव।
यहाँ पर आप देखो तो हमेशा पेरेंट को ऊपर दिखाया जाएगा, बच्चों को उनके नीचे दिखाया जाएगा। तो यहाँ 3 जनरेशन आपको दिखाई दे रही हैं। अब बच्चों का जो क्रम है वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। यानी इस कपल का जो बच्चा है, पहला बच्चा ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। यानी अगर पूछा जाए कि भैया सबसे ज्यादा उम्र किसकी, तो कल्लू सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? चिंकी सबसे छोटी है, क्योंकि बच्चों का क्रम हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। अब आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं मेंडेलियन, दूसरे को क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर का कारण है सिंगल जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण है इंक्रीज और डिक्रीज और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब चलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर बहुत सारे हैं, इनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। कैसे? मेंडेलियन डिसऑर्डर में अगर हम देखें तो ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक याद करना, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म। सेक्स लिंक में दो याद करने हैं, एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। और एल्बिनिज्म को छोड़ के बाकी सब डिटेल में है। इधर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी को नाम दिया गया है ऑटोसोमल डोमिनेंट में। दो तरह की पेडिग्री हमें सीखनी है, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की और दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव की, बस। और किसी की कोई पेडिग्री सिलेबस में नहीं है। तो देखिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, दो बीमारियां, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, दोनों डिटेल में है। हीमोफीलिया शुरू करते पढ़ना। अ सिंपल कट विद रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। भाई हमें अगर कट लग जाए तो खून कुछ देर में बहना बंद हो जाता है, लेकिन जिसको हीमोफीलिया, अगर छोटा सा कट लग गया तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द प्रोटीन और फैक्टर ऑफ कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड में 13 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर गायब हो गया जिससे ब्लड क्लॉट नहीं करता है। तो पेडिग्री के रूल क्या है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में? एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर है तो मेल दो तरीके का हो सकता है, एक्स वाई नॉर्मल और एक्स एच वाई मतलब अफेक्टेड। फीमेल तीन तरह की, एक्स एक्स नॉर्मल, एक्स एच एक्स कैरियर बट अनअफेक्टेड, एक्स एच एक्स एच अफेक्टेड होगा। ये केवल हीमोफीलिया की बात नहीं, कलर ब्लाइंडनेस भी ऐसे सॉल्व करोगे। मन करे तो एच की जगह बस सी लिख लो कलर ब्लाइंडनेस के लिए, वैसे जरूरत नहीं, आंसर वही आएगा। जैसे कहा कि नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल है, बताओ इनके बच्चों में बीमारी होने की क्या संभावना होगी? तो अब इनके गैमेट आप बना लो, जैसे बताया था पॉइंट स्क्वायर में। तो एक्स वाई अगर है तो दो तरह हेट्रोजाइगस, दो तरह के गैमेट बन गए, और एक्स एच एस ये भी हेट्रोजाइगस, दो तरह के गैमेट बन गए। अब गैमेट को फ्यूज करा दो, तो अब देखो एक्स एच एक्स मतलब कैरियर फीमेल, एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्स एच वाई अफेक्टेड मेल और एक्स वाई नॉर्मल मेल। ये यहाँ बता दिया गया, इसी से सॉल्व करोगे। ये केवल एक्स लिंक्ड रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए, ऑटोसोमल की कहानी अलग होगी। तो इस तरीके से अब सवाल आएंगे तो इनको आप सॉल्व करोगे। अभी आरटीएस का अगर टेस्ट आपने दिया होगा, जो आरटीएस 14 हुआ था, तो उसमें ये आपको क्वेश्चन मिला भी होगा। ये कुछ सवाल यहां पर दिए गए, इनकी प्रैक्टिस आप करिएगा। एक बस चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और वहां पर अगर माँ नॉर्मल है तो सन नॉर्मल होंगे, माँ कैरियर है तो 50% सन अफेक्टेड है, संभावना है, और अगर माँ अफेक्टेड है तो 100% सन अफेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन फीमेल के हीमोफिलिक होने की संभावना बहुत रेयर है, जब तक उसके फादर हीमोफिलिक ना हो और माँ कैरियर ना हो। और फादर हीमोफिलिक अगर है तो अनवायबल रहेगा अपनी मैरिजेबल एज तक, यानी ऐसा कोई मेल अपनी मैरिजेबल एज तक सर्वाइव नहीं करेगा। तो chances of female becoming hemophilic is extremely rare because her mother would be at least carrier and father should be hemophilic and unviable in the later stage of life. कलर ब्लाइंडनेस, इसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पाता है, और इसका कारण है रेड ग्रीन कोन ऑफ आई डिफेक्टिव हो जाती है। जो आई में कोन होती है वो तीन तरह की होती है, रेड ग्रीन और ब्लू। तो रेड ग्रीन कोन जो होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है ड्यू टू म्यूटेशन। मेल में 8% संभावना और फीमेल में 0.4% संभावना है कलर ब्लाइंडनेस होने की। पेडिग्री बनाने का तरीका हीमोफीलिया की तरह। अब ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये डिटेल में आपको दिए गए हैं।
तो सिकल सेल एनीमिया से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। अभी बायोमोलिक्यूल में बताया भी था, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए जो जीन होता है वो ये लिखा हुआ है GAGCTC, और सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात करें तो GTGCAC होता है। एमआरएनए की बात करें तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में छठा नंबर है बीटा चेन में, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन में छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होता है, जिसके लिए एमआरएनए पे कोड GAG होता है। और सिकल सेल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन में छठे नंबर पे वैलिन आ जाता है, जिसका कोड GOG होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भैया एमआरएनए में GAG रिप्लेस बाय GOG, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में, जो कि बहुत पूछा गया है, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में बीटा चेन में छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय द वैलिन। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जब वैलिन आ जाएगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपस में चिपकने लगेंगे और इसकी वजह से आरबीसी का शेप बाई कॉनकेव डिस्क से सिकल शेप हो जाएगा, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया को 2 अलील कंट्रोल करते हैं, HbA एक अलील है और एक HbS है। HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला अलील है और HbS सिकल सेल हीमोग्लोबिन वाला अलील। अब आप जानते हैं 2 अलील तो 3 अलील पेयर बनेंगे। HbA नॉर्मल, HbS कैरियर बट अनअफेक्टेड, HbS दिस इज अफेक्टेड। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यही 3 कंडीशन बनेंगी। एक्स लिंग में आपने देखा मेल 2 तरीके के, फीमेल 3 तरीके के जीनोटाइप में। यहां पर मेल या फीमेल कुछ भी हो, क्योंकि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, और ऑटोसोम तो आपको पढ़ाया गया कि भैया मेल और फीमेल में एक जैसे ही होते हैं। तो देखो, कह रहा मेल नॉर्मल और फीमेल कैरियर, तो नॉर्मल का तो HbHb आपने लिख लिया यहां से, और फीमेल कैरियर का तो आपने यहां से HbHbS लिख लिया, और फिर वही गैमेट बनाए। होमोजाइगस एक तरह गैमेट, हेटेरोजाइगस 2 तरह गैमेट, और आपने क्रॉस करा लिया और देख लिया कि जो एक प्रोजनी है नॉर्मल एक कैरियर, मतलब नॉर्मल होने की 50% और कैरियर होने की 50% संभावना। ध्यान ये रखना कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर किसी बच्चे को तभी होगा जब कम से कम दोनों पेरेंट कैरियर हो। एक भी अगर नॉर्मल दिया है तो दूसरा भले अफेक्टेड हो या कैरियर हो, कभी बच्चा बीमार नहीं हो सकता है। दोनों कम से कम कैरियर होने चाहिए। थैलासीमिया, रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी जितना हीमोग्लोबिन बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता है। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है जो कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाती है, जबकि थैलासीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, क्वांटिटी जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पा रहा है। अब थैलासीमिया 2 तरीके का, अगर अल्फा चेन की सिंथेसिस कम हो रही तो अल्फा थैलासीमिया, और बीटा चेन की सिंथेसिस कम हो रही तो बीटा थैलासीमिया हो जाएगा। और अगर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा तो इससे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी और इसमें एनीमिया हो जाएगा, तो थैलासीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया। अल्फा थैलासीमिया को 2 जीन कंट्रोल करते हैं जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे हैं, एक है HbA1, एक है HbA2। बीटा थैलासीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन, क्रोमोसोम नंबर 11, और यहां पर HBB नाम का जीन है। फिनाइलकीटोन्यूरिया, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि फिनाइल एलानिन टायरोसिन में बदलता है। इस एंजाइम के द्वारा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, एंजाइम एब्सेंट है तो फिनाइल पायरुविक एसिड बनेगा। आगे की कहानी आप जानते हैं। लास्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 3 चीजें हो सकती हैं, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, घट जाए, एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए। हमारे सिलेबस में केवल बढ़ने और घटने का है, एबनॉर्मल का नहीं है। जैसे डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 1 बढ़ जाता है 47 हो जाते हैं, टर्नर में 1 कम हो जाता है 45 रह जाते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 3 सिलेबस में है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 2 कैटेगरी हमारे पास, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, एंड पॉलीप्लॉइडी ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, लेकिन ये प्लांट में दिखाई देता है पॉलीप्लॉइडी। और पढ़ते नहीं टैपिटम होता है, टैपिटम जो सेल होती है पॉलीप्लॉइडी शो करते हैं। तो ह्यूमन या एनिमल में जनरली ऐसा होता नहीं, इसलिए केवल एन्यूप्लॉइडी पढ़ेंगे। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर बढ़ या घट जाता है। अब इसमें 2 कंडीशन है, अगर क्रोमोसोम का नंबर 1 कम हो गया तो इसे मोनोसोमी कहते हैं, 45 क्रोमोसोम 2n-1, जैसे टर्नर सिंड्रोम, और एक बढ़ गया 2n+1 ट्राइसोमी, 47 हो गए, क्लाइनफेल्टर या डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम पूछा गया नीट में खूब,
फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन 1866। इन्हीं वैज्ञानिक के सम्मान में बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया। ड्यू टू ट्राइसोमी, ट्राइसोमी मतलब 2n+1, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, कौन सा? 21st क्रोमोसोम, यानी देयर इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, यानी क्रोमोसोम जो 1 है इस बच्चे में 3 हो जाएंगे। हम सबके पास 2-2 होते हैं, इसके बाद 3 है। और सिम्टम देखें तो फिजिकल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, शॉर्ट स्टेचर, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा, मतलब बच्चा बैला भी और बौना भी है, और साथ ही साथ साइकोमोटर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं होगी। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जैसे दिल में छेद होना, बिग एंड रिंकल टंग, फरोड टंग, स्मॉल राउंड हेड, फ्लैट बैक ऑफ हेड, फ्लैट फेस, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, हाथ की रेखाएं बहुत गहरी होंगी, पार्शियली ओपन माउथ, मेनी लोब्स ऑन फिंगर टिप। बहुत सारे सिम्टम एनसीईआरटी ने दिखाए, कुछ लैंग्वेज में और कुछ थ्योरी में, कुछ डायग्राम में दिखाए हैं। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइसोमी। और यहां पर नॉर्मल मेल अगर आप देखें तो लिखते हैं 44 ऑटोसोम प्लस XY, यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गए, तो 44 ऑटोसोम प्लस XXY बहुत पूछाता है। टोटल क्रोमोसोम हो गए 47, क्योंकि ट्राइसोमी हो रही है। ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, पूरा मेल की तरह का विकास होगा, मसल वसल बढ़िया डेवलप होंगी, और जो पर्सन होगा वो अच्छी हाइट वाला होगा। बट फेमिनिन कैरेक्टर, फीमेल के लक्षण भी इसके अंदर आ जाएंगे, मेल में फीमेल के लक्षण आ गए, जैसे गायनिकोमास्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट तो फीमेल में होता है, और ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल होंगे क्योंकि इनके जो टेस्टिस हैं वो विकसित नहीं होंगे, उनमें स्पर्म नहीं बन पाएंगे। टर्नर सिंड्रोम, दिस इज ड्यू टू मोनोसोमी। फीमेल को आप लिखते हैं 44 ऑटोसोम प्लस XX लिखते हैं, लेकिन यहां पर आप देखो तो 44 ऑटोसोम प्लस X0, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, टोटल क्रोमोसोम 45 बचे हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, सिम्टम एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी इस फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा जो कि होना चाहिए था। दिस फीमेल आर स्टेराइल, ये फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर सकती क्योंकि ओवरीज आर रूडिमेंट्री, ओवरीज ही विकसित नहीं हो पाई। उधर जो क्लाइनफेल्टर वाला मेल, उसमें टेस्टिस विकसित नहीं, वो भी स्टेराइल है, और ये फीमेल भी स्टेराइल, और नेचर ही चाहता है कि ऐसे जो बीमार लोग हैं इनके बच्चे ना हो, क्योंकि इनके बच्चे होंगे तो भी बीमार होंगे, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर आप पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इस चैप्टर के साथ में हम लोग पुराने जो 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको भी रिवाइज करेंगे क्रैश कोर्स में, और अगला जो चैप्टर अपलोड करेंगे वो होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनको अच्छी तरीके से आप पढ़िए, और मेनली हम वही बातें यहाँ पर डिस्कस करें इस समय रिवीजन के लिए, ताकि नीट में आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को कर पाएं, और जिन क्वेश्चन के आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उन्हीं को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।